नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। और हम लोग लाभानी सीख रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग भाई, आप सभी का अपने इस परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लाभानी के अंदर यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से आज का सेशन शुरू करेंगे हम लोग। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे और मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। एक चीज़, अगर आपको ये सेशन समझ आ रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो आप लोग, तो सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर किया करो और क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो आप लोग। जितना हो सके, जैसा हो सके, जिस भाषा में तुम लिख सकते हो तो क्लास के बारे में लिखा करो आप लोग। तो आज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा और आंसर देंगे आप लोग। क्या कर पाएंगे? किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही होता है जो 355 में बेचने पर हानि होती है। पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही होता है जो उसे 355 में बेचने पर हानि होती है। तो पूछा गया है आपसे कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन सीखेंगे एक साथ हम लोग। एक लाभ हानि का एक और कंसेप्ट है, एक अच्छा कंसेप्ट है आपके साथ में। सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही होता है जो 355 में बेचने पर हानि होती है। 425 में बेचकर लाभ कमा रहा है और 355 में बेचा है तो हानि हो रही है। लाभ और हानि दोनों बराबर होते हैं। 425 में बेचकर लाभ उतने ही रुपए का होगा जितना 355 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होगी। तो खरीदा गया मूल्य आपसे पूछा गया है, बताओ इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां पर दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं। एक बार बेचा तो हानि हो रही है, एक बार बेच रहे हैं तब आप लाभ कमा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही लोग शॉर्टकट याद करते हैं कि जब उतना ही रुपए का लाभ, उतने ही रुपए की हानि हो रही है और क्रय मूल्य पूछा गया तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो। तो इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य 425 में बेचा तो लाभ हुआ और 355 में बेचने पर उतना ही हानि हुई। बराबर लाभ और बराबर हानि दे रखा और क्रय मूल्य पूछा तो जोड़ करके 2 से भाग दे दो। 400 और 300 700, 750 और 20 70 10 80। 780 का आधा कितना होता है? 390 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। 780 का आधा 390 रुपए इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। एक चीज देखिए आप लोग, ऐसे कर सकते हैं लेकिन ऐसे कितनी बातें याद रख पाओगे आप लोग। ये डायरेक्ट जोड़ के 2 का भाग आप तब दे सकते हैं जब आपके पास 2 क्रय मूल्य हो। एक बार बेच के आपको लाभ हुआ हो, दूसरी बार बेच के आपको उतना ही रुपए की हानि हो रही हो। 2 विक्रय मूल्य दे रखे हैं। पहला है 425 में बेचा तो लाभ हुआ और 355 में बेचा तो उतना ही रुपए की हानि हुई। रटिए मत आप लोग, क्वेश्चन को समझेंगे। 425 में बेचकर लाभ हुआ, इसका मतलब एक बात तो आपके समझ में आ जानी चाहिए कि इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य 425 से तो कम ही होगा, क्योंकि 425 में बेचकर इसे लाभ हुआ है और 355 में बेचने पर इसे हानि हुई है। इसका मतलब एक और बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो क्रय मूल्य होगा वो 355 से तो अधिक होगा, तभी हानि होगी। यानी इन दोनों के बीच में तो होगा, आंसर जो आएगा वो दोनों के बीच में आएगा। अब समझते हैं हम लोग। इसे पेपर में करने के लिए सबसे पहले मैं सिखा रहा हूं इसका बिल्कुल बेसिक तरीका, जब कभी आप लोगों ने बचपन में काम लिया हो। एक दे रखा आपको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऐसे करेंगे नहीं, लेकिन एक बार समझ लेना इस तरह से आप लोग। पेपर में इस अप्रोच से नहीं करेंगे हम सवाल। विक्रय मूल्य 425 दे रखा है। 425 में बेचने पर पर्सन कह रहा है कि लाभ होता है और दूसरा विक्रय मूल्य 355 दिया हुआ है और 355 में बेचने पर क्वेश्चन कह रहा है कि हानि होती है। 355 में बेच करके नुकसान हुआ है, हानि हुई है। लेकिन 425 में बेचने पर लाभ वही होता है जो 355 में बेचने पर क्या होती है? हानि। लाभ और हानि जो है वो बराबर रुपयों में हुआ है।
तो देखेंगे आपसे पूछा गया क्रय मूल्य क्या हुआ, तो देखो ये रहा क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। बचपन में स्कूल टाइम में जब कभी आप लोगों ने किया होगा, क्वेश्चन को उस तरीके से देख रहे हैं एक बार के लिए। मान लिया गया है कि इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य x रुपए है, क्रय मूल्य x मान लिया। लाभ कब होता है, हानि कब होती है, बस ये दो जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तो लाभ बराबर होता है 425 माइनस एक्स, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होती है, जब हम ज्यादा पैसे में खरीदें और कम पैसे में बेचना पड़े तो हानि होती है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, x माइनस 355। कि दोनों लाभ और हानि निकाल दी, इन दोनों को बराबर कर दो आप लोग, इन दोनों को बराबर कर दो। बराबर क्यों करोगे, क्योंकि लाभ उतना ही होता है जितना हानि होती है। 425 माइनस एक्स बराबर होगा x माइनस 355 के। x को एक तरफ ले जाओ, बिना x को दूसरी ओर ले जाओ, तो ये माइनस का x जुड़ जाएगा आगे जाके। 2x बराबर 780 और x बराबर 390। इसी को लोगों ने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिखा दिया और इसे रटवा दिया, डायरेक्ट याद कर लो बोले कि जब 425 में बेचने पर लाभ और 355 में बेचने पर उतना ही हानि हो रही हो और क्रय मूल्य देखना हो, तो सीधा सीधा शॉर्टकट लोगों ने याद करवा दिया कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब उस बच्चे ने इतना दिमाग लगाया ही नहीं, क्यों करते हैं ऐसा। और ये रहा 2 लाइन का सवाल है, बेसिक से भी देखो तो 2 लाइन का सवाल है। 425 में बेचा तो लाभ होता है, तो लाभ बराबर हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर हुआ क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इन दोनों को बराबर कर दिया और x का मान आ गया। ये बेसिक तरीका है, मैं नहीं कह रहा कि हम लोग x मान के पेपर में कर पाएंगे, नहीं करेंगे x मान के, सीखेंगे कि जल्दी कैसे करना है, आसान कैसे बनाना है। इस तरह से भी रटना भी नहीं है, पर हमें डायरेक्ट आंसर देना सीखेंगे हम लोग, समझेंगे कैसे करना है। देखिएगा हम सीखते हैं कि कैसे आंसर देंगे आप लोग जल्दी। आओ देखो तो, इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और बेहतरीन तरीका ये रहेगा कि जो आपसे पूछा गया हो क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य हमसे पूछा गया, इसको लिख लो आप लोग, ये रहा क्रय मूल्य सीपी। क्रय मूल्य निकालना है, इसी का मान पता करना है। देखो ये सवाल 2 ही शर्तों पर बनता है, या तो आपने बेच करके लाभ हुआ होगा और या हानि हुई होगी। लाभ हुआ इसका मतलब हमने ज्यादा पैसा कमाया, क्रय मूल्य से आगे जाके वस्तु को बेच देना। हानि हुई हो इसका मतलब आपने पैसा कम कमाया, तो क्रय मूल्य से पीछे आके वस्तु को बेच देना। 2 ही बातें होंगी। ये सवाल 2 ही शर्तों पर बन सकता है, या तो बेच करके लाभ हुआ होगा या बेच करके हानि हुई होगी। ना लाभ ना हानि वाली शर्त पर तो आपसे क्या पूछेगा, ना लाभ ना हानि कब होता है, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों ही बराबर होते हैं। तो 425 में बेचा सबसे पहले तो लाभ हुआ, तो इसका मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा पैसा हमने कमाया, तो इससे आगे जाके इस वस्तु को बेच दो 425 में। आगे क्यों आए इसका कारण आपके पास होना चाहिए कि आपको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। दोबारा 355 में बेचा तो क्रय मूल्य से इधर पीछे की तरफ आगे बेच दो, क्योंकि हानि हुई है 355 में बेचने पर। एक बार लाभ बोला गया है, दूसरी बार हानि बोली गई है। हानि पीछे आ गए, लाभ है तो आगे चले गए। अब आपको यह देखना है कि इनके पैसों में कितना अंतर है। ये हमेशा सही दिखेगा, इसमें कोई गलती आपसे नहीं होगी। इनके पैसों में कितना अंतर है ये हर इंसान को दिखता है। 425 और 355 में कितने रुपए का अंतर है? 5 में से 5 गए तो 0। अंतर देखना है ना, अंतर कितने रुपए का है? 0। 12 में से 5 गया तो 7। 70 रुपए का डिफरेंस है। इनके पैसों में 70 रुपए का अंतर है। अब मैंने कहा कि अगर लाभ 1 यूनिट का हुआ है, लाभ अगर 1 इकाई का हुआ है, तो हानि भी कितना हुई है? 1 इकाई हुई है, 1 यूनिट हुई है, क्योंकि लाभ वही होता है जितना हानि होती है। ये दोनों सारांश बराबर दे रखी थी आपको। तो टोटल यहां से यहां तक की दूरी देखोगे तो कितना इकाई हो जाएगी? 1 + 1 2 इकाई, और इस 2 इकाई का मान 70 रुपए है। 2 इकाई का मान 70 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान 35 आ जाएगा।
एक इकाई का मान 35 आ जाएगा। इसका मतलब 35 रुपए का ही लाभ हुआ है और 35 की आपको हानि हुई है। इस लाइन से हमेशा आपका सवाल सही होगा, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। इस लाइन से हर सवाल का आंसर सही आएगा। 35 रुपए का लाभ और 35 रुपए की हानि। जब 355 में आपने बेचा था तो 35 का नुकसान हुआ था, तो 355 प्लस 35 390 रुपए में इस वस्तु को खरीदा गया था। कोई कहे सर मैं तो इधर से आना चाहता हूं, तो 425 में जब आपने बेचा था तो 35 का लाभ हुआ था। इसका मतलब आपने खरीदा कितने में? 390 में। दोनों तरफ से आंसर एक ही आएगा, क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य। 355 में जब आपने बेचा था तो आपको नुकसान हुआ था 35 का, तो प्लस कर दो 35, इसका मतलब क्रय मूल्य होगा 390। और जब 425 में बेचा गया तो आपने लाभ कमाया था 35 का, तो इसका मतलब खरीदा गया मूल्य आपका कितना था? 390। दोनों तरफ से एक ही आंसर आएगा, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए। सबसे सही तरीका रहेगा सवाल को करने का ये वाला मेथड। और करेंगे हम लोग, कई सारे सवाल करेंगे एक साथ, 100% सीख जाओगे आप लोग। आप लोग क्लास में रेगुलर रहो और सेशन को जितना हो सके अपने हर एक सोशल मीडिया पर, हर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे तक शेयर करो, जिससे कि एक मोटिवेशन आए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं और हम लोग जो सीख रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और एक ऐसी एनर्जी आए कि जो आप लोगों के लिए क्लास किसी भी दिन मिस ना हो। तो इतना प्यार और सहयोग आप लोग देंगे, अपने इस परिवार को और मजबूती प्रदान करें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेम जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, गेरा सेम सवाल है, वही सवाल है, केवल नंबर बदले हैं, केवल नंबर बदले हैं। देखो तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो आप लोग। मोहन किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचता है तो कुछ हानि होती है। 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है, और 510 रुपए में बेचता है तो होने वाली हानि दुगना हो जाती है। 2 बार बेचा है मोहन ने और दोनों ही बार हानि हुई है। 530 में बेचा तब भी हानि, और 510 में बेचा तो और ज्यादा हानि। तो इसका मतलब एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य 530 से तो ज्यादा ही होगा। 530 से ज्यादा, इसका मतलब ये दो आंसर तो नहीं आ सकते, या तो 550 और या 570, इन दो में से आंसर होगा। तो चाहे तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं इस सवाल के लिए आप लोग। ये जो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं चाहे तो ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो आप। 550 में अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है और सबसे पहले आपने 530 में बेचा तो आपको नुकसान हुआ है 20 रुपए का, लॉस 20 रुपए का। और जब आपने 510 में बेची है तो आपको लॉस हुआ है 40 रुपए का। क्या ये दुगना है क्या इसका? हाँ बिल्कुल सर दुगना है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है 550। ऑप्शन से भी सीख सकते हैं, 4 तरीके सिखा दिए मैंने, जो आपको बेस्ट लगता है उस पर काम कर सकते हो आप। ये 570 क्यों गलत है? 570 में खरीदा, 530 में बेचा, तो जो लॉस होगा वो 40 रुपए का होगा, 40 की हानि होगी। और 510 में जब बेचोगे आप तो आपको जो हानि होगी वो 60 रुपए की होगी। क्या ये दुगना है? क्या नहीं सर ये 1.5 गुना है, इसलिए गलत है। जब किसी ने कहा था दुगना हानि होगी, इसने कहा था हानि दुगना होगी। ऑप्शन पे जा सकते हो आप, क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक समस्या है इन सवालों के साथ साथ, इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ कभी नहीं आएगा कि मैं ऑप्शन से हो जाऊंगा, मैं ऑप्शन से हो जाऊंगा। ऐसा दिमाग में विचार कब आएगा आपके? जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तब ये चीजें अपने आप आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी कि ये सवाल ऑप्शन से जल्दी उठा देते हैं हम लोग। लेकिन आप चाहें कि एक बार कर लो आप लोग, उसके बाद आप वापस रिवाइज नहीं करो तो चीजें आपके दिमाग में कभी नहीं आएंगी। हाँ जरूर घर आने के बाद जरूर आएंगी, जब आप पेपर देने के बाद जब घर पहुंच जाओगे तब इस तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, ये सवाल तो ऑप्शन से ही हो रहा था, ये बात में आते हैं। लेकिन आपको हर अप्रोच पे काम करना आना चाहिए। मैंने ये नहीं कहता कि ऑप्शन नहीं करना चाहिए, आपको ऑप्शन भी देखना आना चाहिए। आपको हर सवाल के अंदर 2 ऑप्शन तो क्वेश्चन पढ़ते ही कट रहे होते हैं,
दो ऑप्शन तो मैक्सिमम टाइम 99% ऐसा देखा गया है कि हर सवाल के अंदर दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। चलो तो अब हम लोग पूरा सीख लेते हैं इसको। आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है, देखो ये रहा क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य। मैंने कहा ये सवाल दो ही शर्तों पर बनता है, या तो बेच के लाभ हुआ हो या बेच करके हानि हुई। इस बार इस मोहन कुमार ने 2 बार वस्तु को बेचा है और दोनों बार इसे नुकसान हुआ है। 530 में बेचा तो बताओ क्रय मूल्य से ज्यादा पैसा कमाया कम कमाया? पीछे आओगे या आगे जाओगे, कहां जाओगे आप? बेच करके हानि हुई, इसका मतलब कम पैसा कमाया, तो क्रय मूल्य से पीछे आके बेचेंगे। ज्यादा पैसा नहीं कमाया इसने, कम कमाया, 530 में बेच दिया। दोबारा इस मोहन कुमार ने 510 में बेचा, और भी कम पैसा कमाया, और भी कम पैसा कमाया, और पीछे आ जाइए और 510 में बेच दो। दोनों बारी पीछे क्यों आए? क्योंकि लिखा है साफ साफ हानि होती है, दोनों बारी उसे नुकसान हुआ है, हानि हुई है। अब यहां देखोगे आपकी पैसों में कितना अंतर है, ये हमेशा सही दिखेगा। पैसों के बीच डिफरेंस जो है वो 20 रुपए का है, अंतर 20 रुपए का है। अब हमें ये देखना है कि इसके बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितने का है। अगर ये हानि 1 यूनिट की है, 1 इकाई की है, तो इसके आगे वाली जो हानि है वो 2 इकाई की है, दुगना होगी। इसके आगे जो हानि है वो 2 इकाई की है, टोटल पूरी हानि 510 में बेचकर दुगना हुई। इसका मतलब बीच वाला जो गैप है वो 1 यूनिट के बराबर होगा। 1 इकाई का मान इस बार कितना आ गया? 20 आ गया। 1 इकाई का मान कितना आ गया? इनके पैसों के बीच का गैप देखना है कितना है। टोटल 2 इकाई है यहां से यहां तक, तो बीच में कितना हुआ? 1 इकाई। ये पूरा मान 2 इकाई का है, इसमें से इतना 1 इकाई है, तो आगे कितना बचा होगा? 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 20 रुपए। इसका मतलब जब आपने 530 में बेचा था तो आपको 20 रुपए की हानि हुई थी। इसका मतलब खरीदा गया वस्तु 550 रुपए में होगा। क्रय मूल्य ये आ गया, देखो 1 इकाई का मान कितना बताया आप लोगों ने? 20 रुपए। 1 यूनिट जो है वो 20 रुपए के बराबर है, 2 यूनिट 40 के बराबर होगी। 1 इकाई का मान 20 रुपए। इस प्रकार जो क्रय मूल्य आप देखोगे 530 में जब आपने बेचा था तो आपको हानि हुई थी 1 यूनिट के बराबर, तो यानी 20 रुपए की हानि हुई थी। तो 550 रुपए में इस वस्तु को खरीदा गया था। कोई कहे नहीं सर मैं तो यहां से निकालना चाहता हूं 510 से, तो 510 से निकाल लो। जब आपने 510 में बेचा था तो हानि दुगना हुई थी, तो 20 का दुगना क्या होता है? 40 रुपए की हानि हुई थी, तो भी आंसर क्या आएगा? 550 रुपए। इस लाइन से हमेशा सही आंसर आएगा, कभी गलत नहीं होगी ये लाइन, कभी भी गलत नहीं होगी। 2 बार बेचा है, दोनों ही बार नुकसान हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल मैं चाहूंगा अब आप लोग करिएगा, ये करो आप लोग, बताएं आप लोग क्या आंसर आएगा। करना है आप सबको ये। इसमें लिखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है तो कुछ लाभ होता है। जब वो 400 में बेचता है तो कुछ लाभ होता है, और यदि वो उसे 500 में बेचता है तो होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है। जब उसने 400 में बेचा तो कुछ लाभ हुआ, और जब उसने 500 में बेचा तो होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है। 500 में बेचने पर होने वाला लाभ कितना गुना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। 2 बार बेचा गया और दोनों ही बार लाभ हुआ इस बार। तो क्रय मूल्य पूछा गया है कितना होगा, तो देखो ये आ गया क्रय मूल्य। मान लेते हैं इस वस्तु का क्रय मूल्य ये था, सबसे पहले 400 में बेचा तो कुछ लाभ हुआ। लाभ हुआ इसका मतलब ज्यादा पैसा कमाया, ज्यादा पैसा कमाया इसका मतलब क्रय मूल्य से आगे जाके इस वस्तु को बेच कर आएंगे। तो 400 से बेच दिया और लाभ कमाया। दूसरी बार इस वस्तु को बेचा गया 500 रुपए में, और भी ज्यादा पैसा कमाया,
और भी ज्यादा पैसा कमाया और आगे जाके इस वस्तु को बेच दिया। 2 बार बेचा गया और दोनों ही बार क्या हुआ, लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य से आगे जाके वस्तु को बेचा। अब आपको 2 ही चीजें देखनी है कि पैसों के बीच अंतर कितना है और इनके बीच की दूरी कितना है। मैंने कहा ये पैसों वाला अंतर हर इंसान को सही दिखेगा जब तक धरती पर रहेगा। 400 और 500 में जो अंतर है वो 100 रुपए का है। अब एक लास्ट अंतिम बात पूरे सवाल में सीखने की है, ये वाला अंतर तो 100 रुपए का, ये कभी गलत होगा भी नहीं अंतर आपसे। मैंने कहा अगर ये लाभ 1 इकाई का था तो ये वाला लाभ जो होगा 500 में बेचने पर वो 5 इकाई होगा, 5 इकाई होगा। तो बीच में गैप कितना बच गया इन दोनों के, 4 इकाई का। देखो 1 इकाई तो ये, तो 4 इकाई आगे बच गया। 1 यूनिट और 4 यूनिट कितनी होती है टोटल, 5 यूनिट। तो इस 4 इकाई का मान 100 रुपए आया है। इस 4 इकाई का मान कितना आया है, 100 रुपए। तो 1 इकाई का मान 25 आ जाएगा। 4 इकाई का मान 100 रुपए है तो 1 इकाई का मान 25 रुपए आ जाएगा। 1 इकाई का मान 100/4 यानी 25 आ जाएगा। इसका मतलब 400 में जब बेचा था तो 25 रुपए का लाभ हुआ था। तो खरीदा कितने में गया होगा, 375 में खरीदा गया होगा। लाभ तभी होता है जब खरीदा गया मूल्य कम और बेचा गया मूल्य ज्यादा। तो 375 रुपए हमारा ठीक आंसर है। इस वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए से 25 रुपए क्या था, कम था। 375 क्रय मूल्य था। कोई कहे कि मैं सर यहां से निकालना चाहता हूं 500 से, तो जब 500 में बेचा गया तो लाभ 5 इकाई का हुआ। तो 25 गुणा 5 कितना होता है, 125 रुपए का लाभ कमाया। तो 500 में से 125 कम करोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा, 375 रुपए। एक और बात, इस बार अगर आप ऑप्शन को देखते तो शायद आपको पेन चलाना ही नहीं पड़ता, एक लाइन से ही आंसर आ जाएगा। शुरू की पूरा सवाल भी नहीं पढ़ना पड़ता। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 में बेचा गया तो लाभ होता है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि खरीदा गया मूल्य 400 से कम होगा, और 400 से कम इस बार इतनी अच्छी किस्मत थी कि एक ही ऑप्शन था, यही आंसर है 375 रुपए। तो कई बार ऑप्शन बहुत मदद करते हैं, लेकिन ये विचार पेपर के अंदर बैठे समय आपके दिमाग में तब आता है जब आप इनको बहुत बार घोट के गए हो, कई बार आपने इन चीजों को दोहराया हो। उसके बाद ये चीज अपने आप दिमाग में आ जाएगी कि मैं ऑप्शन से बहुत जल्दी इस सवाल को कर सकता हूं। बाकी एक बार में ये किसी को भी नहीं आता, किसी को भी पहली बार में ये विचार नहीं आते बैठे बैठे कि ऑप्शन से जल्दी हो रहा है, क्योंकि सारे सवाल ऑप्शन से होते भी नहीं है। हाँ, अगर 20, 25, 30 सवाल पेपर में आ रहे हो तो 5 से 6 सवाल पेपर में ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बहुत जल्दी उठ रहे होते हैं। लेकिन आप कहें कि हर सवाल मैं ऑप्शन से करके आऊंगा तो ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि ऑप्शन से सवाल होते हैं। चलो और देखते हैं हम लोग। देखो ये सवाल 3 ही तरीके से परिवर्तन कर सकता था और वो तीनों ही चीजें हम लोगों ने लगातार सीख ली। ये सवाल मैंने कहा 3 तरह से बनाया जा सकता था, तीनों ही बातें मैंने सिखाई। देखो कैसे कैसे। सबसे पहले जब ये सीखा तो एक बार आगे गए, एक बार पीछे आए, क्योंकि एक बार बेचा तो लाभ हुआ, दूसरी बार बेचा तब हानि हुई। दूसरा सवाल जब मैंने सिखाया तो 2 बार बेचा और दोनों ही बार नुकसान हुआ। अब आपने सीखा कि जब 2 बार बेचा और दोनों ही बार लाभ कमाया। ये 3 ही तरीके से परिवर्तन हो सकता था। या तो आप आगे से आके बेचेंगे, या आप पीछे आके बेचेंगे, या दोनों बार पीछे आए या दोनों बार आगे गए। ऊपर जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ऊपर जाएंगे तो लाभ हानि सब साथ जाना है। जो कमाया है आप लोगों ने सब यहीं रह जाना है। इसीलिए किसी का बुरा मत करिए, अच्छे से मस्त रहिए और मस्त रह के पढ़ाई करिए। अगर कुछ याद रखा जाएगा आपके जाने के बाद तो वो होगा केवल आपका व्यवहार और आपके द्वारा कमाया गया समय और आपकी इज्जत। बाकी आपका लाभ हानि ये सब यूं ही है और ये सब यहीं रह जाना है। तो मेहनत करो, आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करो ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही सवाल एक और आप लोगों को करके बताना है। किसी व्यक्ति ने एक टीवी है वो 9,400 रुपए में बेचा है। किसी का अगर भला नहीं कर सको तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो।
गलत कुछ भी मत करो किसी के साथ। किसी व्यक्ति ने एक टीवी 9,400 रुपए में बेचा तो उसे कुछ हानि हुई। जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से दुगना हुआ। इस व्यक्ति ने टीवी को 2 बार बेचा, एक बार लाभ कमाया, एक बार हानि हुई। तो एक बार आगे जाना है, एक बार पीछे आना है। बताओ फटाफट करके बताइए क्या आंसर आएगा। 9,400 में बेचा तो हानि हुई, 10,600 में बेचा तो लाभ हुआ। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि जो आंसर आएगा वो 9,400 से ज्यादा होगा, 10,600 से कम होगा। इस बार ऐसे सारे ऑप्शन है, इस बार ऐसे ही सारे ऑप्शन है। तो देखो ये रहा क्रय मूल्य, इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य सबसे पहले बेचा गया 9,400 में तो हानि हुई, तो पीछे आके वस्तु को बेच दीजिए 9,400 में, पीछे आके बेच दिया। दूसरी बार बेचा 10,600 में तो उसे लाभ हुआ जो हानि से दुगना हुआ, तो आगे जाके बेच दो 10,600 में। आगे क्यों आए इस बात को लिख दो आप लोग कि एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है। पीछे क्यों आए, क्योंकि हानि हो रही है। हानि अगर 1 यूनिट के बराबर है तो लाभ दुगना होगा। ऐसा सवाल बताएगा आपको कितना गुना होगा कि बराबर होगा। लाभ इस बार दुगना होगा, ऐसा सवाल में लिखा है। देखो लाभ जो है वो हानि से क्या था, दुगना था। अब देखिए इनके पैसों में कितना अंतर है। मैंने कहा ये हमेशा सही दिखेगा आपको। 9,600 400 और 10,600 में जो अंतर आएगा वो 1,200 रुपए का डिफरेंस है। अंतर 1,200 रुपए का है। ये बीच का गैप कितना होगा, 1 इकाई और 2 इकाई, टोटल हो गया 3 इकाई। इस तरह से आप कहेंगे कि 3 इकाई का मान 1,200 रुपए है तो 1 इकाई का मान 400 रुपए होगा। 3 इकाई 1,200 रुपए के बराबर है तो 1 इकाई बराबर 400 होगा। 1 इकाई का मान 400 रुपए आ गया। और जैसे ही 1 इकाई का मान आ जाए तो इसका मतलब सवाल खत्म हो गया। 9,400 में जब बेचा गया था तो 400 रुपए की हानि हुई थी। इसका मतलब खरीदा गया था 9,800 रुपए में। यही हमारा आंसर। कोई कहे सर इधर से आना है, इधर से आ जाइए। 10,600 में जब बेचा गया तो लाभ हुआ था दुगना, 2 इकाई का। इसका मतलब 800 रुपए का। तो 10,600 से 800 कम करोगे तो भी क्या आएगा, 9,800। किस तरफ से आ जाओ आप लोग, टीवी का खरीदा गया मूल्य 9,800 ही आएगा। क्रय मूल्य 9,800, 9,400 प्लस 400, 9,800 रुपए इस टीवी का खरीदा गया मूल्य था। अब एक क्वेश्चन मैं आप सबको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जिसका जवाब सेशन के बाद आप सब लोग कमेंट करके देंगे। एक जैसे मैंने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको सिखा दिए, सेम वही सवाल चल रहा है। अब एक सवाल आप सब लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। इस सवाल का जवाब आप सब लोग कमेंट सेशन में सेशन खत्म होने के बाद देंगे। चलिए नेक्स्ट, ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल का मुझे आंसर अभी देंगे। ये टाइप मैंने आपको दूसरे सेशन के अंदर सिखा दिया। हमारी जो दूसरी क्लास लाभ हानि की हुई है उसके अंदर हम लोग सीख क्या है, मैंने वापस क्रॉस चेक किया है कि आप लोग उस बात को याद रख पाए या भूल गए। इस कंसेप्ट के जो क्वेश्चन करवाए गए हैं, बताओ आप लोग फटाफट आंसर दो, कौन आंसर दे पाएगा। कितने लोगों ने चीजों को वापस रिवाइज किया या नहीं किया, अभी पता चल जाएगा आप लोगों का। ये कह रहा है मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया तो मेरा परसेंटेज लाभ ज्ञात करो। सिखाया है आपको क्वेश्चन, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करवाए इस तरह के, और बताया भी है कि ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य, एक और लिखते हैं हम लोग विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य। खरीदा गया और बेचा गया। खरीदने का जो भाव है वो है 10 रुपए में 11। 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदी गई और बेचने का जो भाव है वो है 11 रुपए में 10। 11 रुपए में 10 के भाव से बेचा गया। तो पूछा गया है बताओ मेरा परसेंटेज लाभ कितना होगा।
कुछ नहीं करना, आप केवल इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंटों से बचने के लिए एक चीज मैंने और सिखाई थी कि ये जो आपने मूल्य लिखा ये एक वस्तु का है, ये एक वस्तु का है, और जैसे ही आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 गुणा 10 100 रुपए और 11 गुणा 11 121 रुपए में बेचेंगे। 100 रुपए वाली वस्तु को 121 में बेचेंगे तो 21 रुपए का लाभ होगा और लाभ का परसेंटेज भी 21 ही आएगा। 21/100 गुणा 100, इस प्रकार 21% लाभ होगा, 21% लाभ होगा। यही हमारा आंसर है, 21% लाभ। एक बात और, ये जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आए हैं ये कितनी वस्तुओं का आया है? ये एक वस्तु का है, और यहां पर 11 गुणा 10 110 वस्तुओं के मूल्य आए हैं। 110 वस्तुओं का मूल्य आया है। 110 वस्तुओं का खरीदा गया मूल्य 100 है और बेचा गया मूल्य 121 है, लेकिन कितनी वस्तुओं का? 110 वस्तुओं का। इस बात का ध्यान रखिए। आज मैंने फिर से वापस इसलिए कराया है कि अब मैं आपसे वस्तुओं की संख्या पूछने वाला हूं, तो वस्तुओं की संख्या जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब जरूरी है आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद सेम ऐसा ही सवाल एक और आप लोग बता दीजिए। देखिए आप लोग, इस सवाल को बताएं आप लोग एक और करके। 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और 25 रुपए में 9 के भाव से बेचे गए तो कितना % लाभ होगा? लाभ का परसेंटेज आपसे पूछा गया, कितना प्रतिशत लाभ होगा? सेम सवाल है, एक तरफ लिखेंगे आप लोग क्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिखेंगे आप लोग विक्रय मूल्य। ऊपर आपको हमेशा रुपया लिखना होता है 25 रुपए, नीचे वस्तुओं की संख्या लिखनी होती है 25 में 10 और 25 में 9। और ये सेम सवाल मैं करवा चुका हूं, आप लोग बता दीजिए क्या आंसर आएगा। करना है आप सब लोगों को ये रहा होमवर्क, और ये सेम सवाल कराया जा चुका है आपको। वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 225 रुपए के संतरे 250 में बेचे गए, 25 का लाभ हुआ, 25/225 गुणा 100, तो 11 सही 1/9% लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी आप ही को करना है, ये भी आप सबके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो आपको करवाया जा चुका है। अब हम लोग, हाँ एक और भी है, ये 2-3 क्वेश्चंस लगातार मैंने आपको दिए हैं, ये आज आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसे करना है, अब ये सीखेंगे हम लोग, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन ये, हालांकि आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग है। एक व्यक्ति 3 रुपए प्रति आम के हिसाब से कुछ आम खरीद कर लाता है, उतने ही आम 4 रुपए प्रति आम के हिसाब से भी खरीद कर लाता है। इन दोनों को मिलाकर वह 3 रुपए प्रति आम के हिसाब से बेच देता है। 2 भाव है आम खरीदने के लिए, 3 रुपए प्रति आम और 4 रुपए प्रति आम। इन दोनों को मिलाकर वो 3 रुपए प्रति आम के हिसाब से बेच देता है। तो आपसे पूछा गया, बताओ उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? उसे कितना % लाभ या हानि होगा? 2 भाव है खरीदने के और 1 भाव है बेचने का। एक शर्त है पर्सन की, वो है कि उतने ही आम लेने हैं आपको, जितने आम आप 3 रुपए के हिसाब से खरीदोगे उतनी ही संख्या में आपको 4 रुपए के भाव से आम खरीदने हैं। दोनों ही भाव से खरीदे गए आम की जो संख्या है वो बराबर है। देखो, एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य और एक तरफ लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। खरीदा गया मूल्य और दूसरी ओर लिखा मैंने बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य। खरीदने का भाव जो दे रखा है वो 3 रुपए प्रति आम,
₹3 का एक आम। दूसरा है उतने ही आम ₹4 के भाव से खरीदे गए, दूसरा भाव है ₹4 प्रति आम। तो मान लेते हैं कि दोनों ही भाव से हमने एक एक आम खरीद लिया। ₹3 के हिसाब से भी एक आम ले लिया, ₹4 वाला भी एक आम ले लिया, 2 आम ले आए खरीद के, ₹7 के आएंगे दोनों आम। बेचने का भाव एक ही है, बेचने का भाव एक ही है, ₹3 प्रति आम। एक आम ₹3 का बेचोगे तो 2 आम कितने के बेचोगे? ₹6 के। तो आसान है सवाल वैसे ये। 2 आम खरीदे 7 के हैं, बेचे 6 के हैं, तो इस प्रकार इस व्यक्ति को हानि होगी ₹1 की। हानि होगी ₹1 की। कितना परसेंट हानि होगी? हानि का प्रतिशत कैसे निकालोगे? 1/7 गुणा 100, 1/7 गुणा 100, तो 14 से ही 2/7% नुकसान होगा इस व्यक्ति को। 14 से ही 2/7% हानि। यही आंसर है। एक तरफ लिखा है मैंने क्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिखा है मैंने विक्रय मूल्य। खरीदने के 2 भाव है, लेकिन प्रश्न की एक शर्त है कि दोनों भावों से आम बराबर संख्या में लेने हैं। जितना मन करे, जितनी इच्छा हो आपकी, उतने आम खा सकते हो आप, लेकिन बराबर संख्या में लेने, उतने ही आम लेने हैं 4 वाले भाव से। ऐसा नहीं है कि तुम जाके कह दो कि सारे के सारे आम ₹3 वाले दे दो। ये प्रश्न की शर्त है, दोनों संख्या में बराबर आम लेने हैं, दोनों ही भाव से। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहां जो आपसे पूछा गया है, लाभ का परसेंटेज देखने के साथ साथ वस्तुओं की संख्या भी आपसे पूछी गई है। और ये सिखाने के लिए आज मैंने ये जो कंसेप्ट था वापस आपको रिवाइज करवाया है। अब हम यहां से ये सीखेंगे कि उसने कितने वस्तुएं खरीदी थी। तो हो सकता है आगे चलकर आपसे ये पूछे कि इसने खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितना थी। जिस दिन ये सवाल वस्तुओं की संख्या पूछेगा, आंसर देने वालों का परसेंटेज अपने आप खत्म हो जाएगा। आंसर देने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब तक ये सवाल यही पूछ रहा है कितना परसेंट लाभ या कितना परसेंट हानि होगा। देखो इसमें लिखा है कि व्यक्ति कुछ कलम ₹15 में 4 के भाव से खरीद कर लाता है तथा ₹25 में 6 के भाव से बेच देता है। ये खरीदने और बेचने का भाव दे रखा है। ये कह रहा है यदि उसे ₹25 का लाभ हुआ हो तो बताओ उसके द्वारा खरीदी गई कलम की संख्या कितना थी। इस सवाल का जरूर जवाब दे दोगे आप लोग, क्योंकि इसमें ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, वस्तुओं की संख्या और लाभ का परसेंटेज। लेकिन अच्छा ज्यादा सवाल तब बनेगा जब आपसे केवल और केवल वो पूछे कि बताओ उसने कितने पेन खरीदे थे, कितने कलम खरीदी थी। केवल अगर वस्तुओं की संख्या पूछे तो और भी ज्यादा बेहतर सवाल होगा। अब तो तुम अगर परसेंटेज भी निकाल दोगे कितना परसेंट लाभ या हानि, तो भी आंसर तो आ ही जाएगा सवाल का। तो बताइए क्या आंसर आएगा, कितना परसेंट लाभ हानि, ये तो बताओ कम से कम आप लोग। तो सिखाया है कि एक तरफ लिखना होता है क्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिखना होता है विक्रय मूल्य। खरीदा गया और बेचा गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ऊपर हमेशा रुपया आता है, खरीदने का भाव है ₹15 में 4 और बेचने का भाव है ₹25 में 6। ₹25 में 6 के भाव से बेचा है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंटों से बचने के लिए हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक बात मैंने शुरू से सिखाई है कि अभी जो ये मूल्य लिखे गए हैं ये 1 कलम का है। ये कितनी कलम का मूल्य है? 1। और जैसे ही आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 गुणा 15 ₹90 और 4 गुणा 25 ₹100। 90 के कलम ₹100 में बेचे गए, तो ये जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आया है ये कितने कलम का है? 24 कलम का। ये 24 कलम का है। बस इतनी बात और जो आपको भीड़ से अलग करेगी। ये 24 कहां से आए? 4 ये और 6 ये, 4 गुणा 6 24, 4 गुणा 6। लेकिन लाभ और हानि का परसेंटेज निकालने के लिए कोई कलम की संख्या पता करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि लाभ और हानि का परसेंटेज तो चाहे आप 1 पेन बेच दो, चाहे आप 100 बेच दो, चाहे आप 1000 पेन बेच दो, परसेंटेज कभी नहीं बदलता है।
तो परसेंटेज के लिए पूरी संख्या लेना जरूरी नहीं है। 90 रुपए के पेन 100 रुपए में बेचे गए तो साफ साफ दिख रहा है कि 10 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए का हुआ? 10 रुपए का। और लाभ कितना परसेंट होगा? लाभ का प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत कैसे निकालोगे? 10/90 गुणा 100। 10/90 गुणा 100 तो 11 सही 1/9% लाभ होगा। और एक आंसर निकालते ही दूसरा अपने आप ही आ गया। वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई? 60। तो 11 सही 1/9% लाभ होगा। ये तो आंसर सबको समझ में आ रहा है। लाभ होगा 11 सही 1/9%। अब हम कलम की संख्या कैसे निकालेंगे ये सीख रहे हैं। अब देखिए, इसने बताया था 25 रुपए का लाभ होगा। इस सवाल में दे रखा था कि इस भाव से खरीदोगे, इस भाव से बेचोगे। यदि आपको 25 रुपए का लाभ हुआ हो तो खरीदे गए कलम कितने थे ये पूछ रहा है। हमें तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 10 ही रुपए का हो रहा है। हमारा लाभ यहां पर 10 रुपए का हो रहा है, जबकि पर्सन कह रहा है कि लाभ 25 रुपए का होगा। तो 10 रुपए का लाभ कमाया गया तो खरीदे गए कलम कितने थे? 24 थे। 10 रुपए का लाभ कमाया गया, 10 रुपए का लाभ कमाया गया तो खरीदे गए कलम कितने थे? 24 कलम। तो मैं लिखूंगा 1 रुपए का लाभ अगर आप कमाओगे तो आपके पास खरीदे गए कलम की संख्या कितना होगी? 24/10। और अब पर्सन कह रहा है यदि आप 25 रुपए का लाभ कमाओगे तो खरीदे गए कलम की संख्या 24/10 गुणा कर दो आप 25 से। इसे सरल कर दो, कलम की संख्या आ जाएगी, पेन की संख्या आ जाएगी। देखो एक बार वापस से, जब हमने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लाभ आया 10 रुपए का। 10 रुपए का लाभ तो खरीदे गए कलम कितने? 24। 1 रुपए का लाभ तो कलम कितना? 24/10। और 25 का लाभ कमाओगे तो 25 से गुणा कर दिया। 5 से काट दिया 2 बार, ये 5 बार, 2 से कट गया 12 बार, 12 गुणा 5 60। तो इस तरह से हो सकता है किसी सवाल में आपसे पूछे बताओ खरीदे गए कलम कितने थे? 60। तो मैं चाहूंगा कुछ भी पूछ ले, आप लोग इस तरह से पढ़ाई करिए कि एक सवाल नहीं छूटना चाहिए। देखो दो ही चीजें हैं, या तो आधा अधूरा ज्ञान लो मत, और पढ़ना है तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। लेवल कुछ नहीं होता, सारी चीजें 10th लेवल तक की हैं। अच्छा सवाल जैसे ही सिखाने बैठते हैं अधिकतर लोग भगते हैं वहां से, सर लेवल ज्यादा है। तो इतना लेवल थोड़ी ना आएगा हमारे पेपर में। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कोई लेवल नहीं है। लेवल वही है, हर एग्जाम में 10th लेवल आता है। मैथ्स जहां भी आती है, जिस भी कंपटीशन एग्जाम में गणित आता है, केवल और केवल 10th लेवल का मैथ्स आता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है और उसी से आप अपना लेवल डिसाइड कर लेते हो। लेकिन आप इस तरह से पढ़िए ना कि कुछ भी पूछा जाए हमारे पास जवाब होना चाहिए। तो पूरा ईमानदारी के साथ आपको चीजें सिखाई जा रही हैं, आप इनको वापस रिवाइज करिए। एक बार में अगर पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं वापस देखिए। भागने से थोड़ी ना आप कुछ कर पाओगे। एक एक नंबर, एक एक सवाल बहुत जरूरी होता है। उस बच्चे से पूछो जिसका मेरिट में 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, 1 नंबर से जो रह गया हो। सही एक सवाल की अहमियत वही जानता है। तो एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। कोशिश करें, सब कुछ करेंगे, फिर भी अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो छोड़ना कोई ऐसा नहीं कि सारे के सारे करके आएंगे तभी सिलेक्शन होगा। लेकिन आप पहले से इस तरह से डिसाइड करने लगे, अभी पेपर में टाइम है, अभी से डिसाइड करने लगे इस तरह का सवाल आएगा तो छोड़ देंगे, तो पेपर में तो पता नहीं आप क्या क्या छोड़ने वाले हैं फिर। तो मेहनत करिए, आप लोग चीजें समझ में आएंगी, 100% चीजों सीखोगे आप लोग। चलिए, तो ये कंसेप्ट जो आपसे वस्तुओं की संख्या पूछ रहा था अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं। चलिए, इसके बाद हम लोग एक और आसान सवाल सीख लेते हैं। ये देखो, एक आसान सा क्वेश्चन आपके साथ में लिखा है। ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य पर 20% हानि होती है
जो लागत मूल्य में x% की हानि के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? ये लाभ हानि का बेहद आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है, हद से ज्यादा आसान सवाल है, लेकिन लोग करने वाले तो इसको भी गलत करते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी आधी जनता धरती पर है। जबकि इतना आसान सवाल है कि विक्रय मूल्य पर इसने कहा कि 20% हानि होती है। तो वास्तविक लाभ और हानि के परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, लेकिन इस आदमी ने विक्रय मूल्य के आधार पर देख लिया, और विक्रय मूल्य के आधार पर जब इसने लाभ हानि को देखा तो इससे पाया गया कि 20% नुकसान हुआ है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ लागत मूल्य के आधार पर इसे कितना % हानि हुई है। तो लाभ और हानि के परसेंटेज निकाले तो क्रय मूल्य पर जाते हैं, लेकिन इस आदमी ने किस पर देखा हुआ है? बिक्री मूल्य पर, यानी सेलिंग प्राइस पर। लॉस ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, प्राइस नहीं प्राइस, विक्रय मूल्य के आधार पर। देखो तो ये था क्वेश्चन आपका, विक्रय मूल्य के आधार पर 20% हानि हो रही है, तो आपसे पूछा गया कि लागत मूल्य के आधार पर कितना % हानि होगी। तो आप विक्रय मूल्य को क्या कर लेंगे? 100 मान लेंगे। सेलिंग प्राइस मान लिया इस वस्तु का 100 रुपए है, विक्रय मूल्य मैंने 100 रुपए मान लिया, और इसके आधार पर जो हानि हुई है वो 20% हुई है। वो आधार कौन सा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का 20% हानि, इसका मतलब 20 रुपए की हानि हुई है, 20 रुपए की हानि हुई है। 100 रुपए का 20% 20 रुपए। अब आप एक सवाल का जवाब दे देना, इसका मतलब कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, सही जवाब आना चाहिए। ये पेन 100 रुपए में मैंने बेचा है, 100 रुपए में बेचा है, ध्यान से सुनो आप लोग, उसके बाद आपके पास जवाब होना चाहिए, और आप लोग बोलोगे, वो आवाज मेरे तक जरूर पहुंचेगी। ये पेन 100 रुपए में बेचा गया, फिर वापस बोल रहा हूं, ये पेन 100 रुपए में मैंने बेचा है और मुझे 20 रुपए की हानि हुई है। ये पेन मैंने 100 रुपए में बेचा है और मुझे 20 रुपए की हानि हुई, तो खरीदा कितने में गया होगा? खरीदा मैंने कितने में गया होगा? 120 में ये पेन मैंने खरीदा होगा। लेकिन आज भी इस धरती पर आधी जनता ऐसी मौजूद है जो 80 में खरीद के और 100 में बेचने पे भी कह रही है हानि हुई है। अब बताओ उनको कैसे लाभ कोई सिखा सकता है और कैसे कुछ बना सकता है? एक बार गलती हो जाए, 2 बार हो जाए, लेकिन बार बार होती रहे तो सुधार कैसे संभव होगा? कोई बात नहीं, फिर भी अभी आप में से किसी ने गलती हुई तो सुधार करिए, ध्यान से सुनिए। भागादौड़ी में गलतियां होती हैं, जब आपका दिमाग सही से चीजों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हो तो गलतियां करते हैं हम लोग। और ऐसा डिजिटल इंडिया में रील जो चल रही है ना, उसके बाद होना शुरू हुआ है, क्योंकि रील में विचार इस तरह के आते हैं, 1 सेकंड में विचार बदल रहा है आपका। आप हर सेकंड में लाभ कमाकर भागना चाह रहे हो आप लोग। ये रील की दुनिया के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है इस तरह से, इसलिए हर सेकंड के अंदर आप चाहते हैं कि 1 सेकंड में सवाल का आंसर आ जाए और अगले सेकंड में लाभ हानि खत्म, और 4 दिन में मैच खत्म, और 10 दिन बाद ज्वाइनिंग आ जाए हमारी। हर चीज को करने के लिए टाइम देना पड़ता है। ये पेन मैंने कहा 100 रुपए में बेचा है और मुझे 20 रुपए का नुकसान हुआ है, तो मैंने ये पेन 120 में खरीदा होगा ना, तभी तो नुकसान होगा। तो इस पेन का खरीदा गया जो मूल्य होगा, क्रय मूल्य, वो 120 रुपए होगा। बस यही था इस सवाल में सीखने का। क्रय मूल्य 120 रुपए है, हानि तो 20 रुपए की है, लेकिन हानि का परसेंटेज निकालेंगे अब हम लोग, हानि का प्रतिशत। 20 रुपए की हानि है, 20/120 गुणा 100, 20/120 गुणा 100। 20 से कट जाएगा ये 6 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार। 50 में 3 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 16 सही 2/3% हानि। 16 सही 2/3% हानि, 16 and 2/3%। ऑप्शन सी हमारा एक बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। बेहद आसान सवाल है लाभ हानि का, बहुत सारे लोगों का ये भी गलत होता है। एक तरीका था ये 100 मान के करने का, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और चीज, आप लोग इस परसेंटेज को सरल करके कर लो। क्या परसेंटेज है ये? 20% हानि, हानि हो रही है 20%।
इस 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5, 1/5। लेकिन ये जो हानि हो रही है विक्रय मूल्य के आधार पर होती है। विक्रय मूल्य आप 5 कह दीजिए, और इस 5 का जो परसेंटेज वैल्यू है ऊपर वाली वो हानि है, 1 रुपए की हानि हो रही है। 5 में बेचा, 1 रुपए की हानि हुई, तो खरीदा कितने में गया होगा? 6 में खरीदा गया होगा। 5 रुपए में ये पेन बेचा और 1 रुपए का नुकसान हुआ है, तो खरीदा कितने में गया होगा? 6 में। तो क्रय मूल्य 6 रुपए आ गया और हानि का परसेंटेज अब भी वही आ जाएगा, 1/6 गुणा 100। वास्तविक लाभ और हानि के परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। 2 से कटेगा 3 बार और ये 50 बार, 50/3 का मतलब 16 से ही 2/3% हानि, 16 से ही 2/3% हानि। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। सेम सवाल वही है, बस परसेंटेज बदल दिया है। 20% हानि की जगह अब की बार 10% हानि लिखा है, और आपसे पूछ रहा है लागत मूल्य के आधार पर हानि कितना % होगी। लागत मूल्य के आधार पर हानि कितना % होगी। मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप सब लोग दीजिए, फटाफट करो। आंसर क्या आएगा? अगर लाभ और हानि का परसेंटेज विक्रय मूल्य के आधार पर निकाला गया हो तो विक्रय मूल्य को ही मानना चाहिए। तो मान लिया इस वस्तु का सेलिंग प्राइस, बेचा गया मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 100 रुपए है, हानि 10 रुपए की होगी, क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है, क्योंकि वो विक्रय मूल्य के आधार पर 10% बोला है। वापस वही सवाल, वही मारकर 100 रुपए में बेचा गया और 10 रुपए का नुकसान हुआ, तो खरीदा कितने में गया? 90 या 110? 110, क्योंकि 110 में खरीद के 100 में बेचने पर हानि होती है। 110 रुपए क्रय मूल्य। हानि का परसेंटेज देखेंगे 10/110 गुणा 100, तो ये 0 कट गया। 100 में 11 का भाग देंगे, 11 9 99, 9 से ही 1/11% हानि। ऑप्शन बी हमारा एक सही आंसर है, 9 से ही 1/11। एक सवाल और मैं आपको देता हूं, अभी करके बताना है, फिर एक सवाल इस तरह का होमवर्क में करना है। ये दोनों सवाल हानि के किए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, आप लोग लिखिएगा। यदि विक्रय मूल्य के आधार पर, यदि विक्रय मूल्य के आधार पर लिखना है आप लोगों को एक क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य के आधार पर 25% लाभ होता है, विक्रय मूल्य के आधार पर 25% लाभ हुआ है, तो बताओ वास्तविक लाभ का प्रतिशत क्या है? तो बताओ वास्तविक लाभ का प्रतिशत क्या है, कि वास्तव में कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। वास्तविक लाभ और हानि के परसेंटेज हमेशा किस पर निकाले जाते हैं? क्रय मूल्य पर। अभी आपको विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ दिया गया और क्रय मूल्य के आधार पर आपसे पूछा गया है वास्तविक लाभ का परसेंटेज, रियल प्रॉफिट का परसेंट बताना है। करिएगा आप लोग फटाफट। इस सवाल का जवाब अभी देना है, और एक सवाल जिसका आप लोग होमवर्क के साथ जवाब देंगे। यही क्वेश्चन है सेम। अब मैं कहूंगा यदि विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ 20% हो तो वास्तविक लाभ का परसेंटेज क्या होगा। बस ये नंबर बदलना है, यहां पर 25 की जगह अगर 20 होगा तो आंसर क्या आएगा। तो चलो पहले कर लेते हैं हम लोग 25% लाभ। तो विक्रय मूल्य के आधार पर बोला गया हो तो विक्रय मूल्य को ही 100 मान लो आप लोग। विक्रय मूल्य 100 रुपए है, लाभ 100 रुपए का 25% 25 रुपए होगा। 100 रुपए का 25%, 25 रुपए का लाभ कमाया गया। वापस वही सवाल, वही पेन 100 रुपए में बेचा गया। अगर मुझे 25 रुपए का लाभ हुआ है तो मैंने ये पेन खरीदा कितने में होगा? 75 रुपए में। 75 में खरीदा होगा, 100 में बेचा है, तभी तो लाभ होगा। तो इस बार जो क्रय मूल्य आएगा वो 75 रुपए होगा, और लाभ का परसेंटेज, लाभ का प्रतिशत 25/75 गुणा 100।
25 से कटेगा 3 बार और 33 सही 1/3% लाभ। तो वास्तव में जो लाभ हुआ है वो 33 सही 1/3% लाभ हुआ है। यही आंसर है हमारा। वास्तविक लाभ का प्रतिशत 33 सही 1/3% होगा। इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं 100 मानकर, और आप चाहें कि इस परसेंटेज को सरल करना है तो 25% को सरल कर लो। अच्छा आप लोग, इस 25% का मतलब होता है 1/4। 25/100 का मतलब 1/4। तो विक्रय मूल्य आधार बताया गया, तो विक्रय मूल्य 4 रुपए का ही है आप लोग। तो 1 रुपए का लाभ हुआ है 4 में बेचने पर। ये पेन 4 रुपए में बेचा, 1 रुपए का लाभ कमाया, तो खरीदा कितने में गया होगा? 3 में। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 3 रुपए। 3 का खरीद के 4 में बेचने पर लाभ होता है। और वास्तविक लाभ का परसेंटेज अगर देखेंगे तो 1/3 गुणा 100, 33 सही 1/3%। तो इस तरह से लाभ होगा 33 सही 1/3% लाभ। 100/3 का मतलब हुआ 33 सही 1/3% लाभ। तो ये सवाल जो आपको दिया गया करने के लिए, इस सवाल का जवाब आप सब लोग कमेंट सेशन में देंगे। और भी जो क्वेश्चंस आज आपको करने के लिए दिए गए हैं वो सब आपको करने हैं। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है, क्लासें अगर आपको समझ आ रही हैं, तो इस परिवार का एक निवेदन आप लोगों से कि इस परिवार को और आगे ऊंचाइयों तक और मजबूती आप देंगे। आप सबका प्यार और सहयोग इसी तरह से बना रहे। आप अपने सभी सोशल मीडिया के नेटवर्क पर सेशन को जरूर शेयर करिएगा। आपके जितने भी दोस्त हों आप लोग बताया करो चीजें। अगर इस तरह से चीजें अच्छी लगती हों और किसी के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो बिल्कुल इसका एक प्रॉफिट आपको भी 100% जाएगा। तो आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। रिव्यू जरूर दिया करो क्लास का। जो भी सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग लिखा करो जरूर। सेशन जैसे ही खत्म होता है आप लोग लिखेंगे इसके बारे में, जैसा भी आपको क्लास के लिए लगा हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।